हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इंडसेड। आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। सबसे पहले हम जो ये हमारे पास में नाम है, इसमें वर्ड दिया हुआ है मोशन, उसका मतलब समझेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे कि स्ट्रेट लाइन से हमारा क्या मतलब है, स्ट्रेट लाइन के अलावा भी क्या कुछ होता है जिसके अंदर मोशन हो सकता है। तो इन सब की बातें आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 में करेंगे। तो सबसे पहले जिन टर्म्स को हम यहाँ पे समझने वाले हैं वो मैं आपको एक बार बता देती हूँ। हम यहाँ पे मोशन को समझेंगे, मोशन का क्या मतलब होता है। इसके अलावा हम देखेंगे अगर मोशन है तो वहाँ पे रेस्ट की भी बात होती है, तो वी विल टॉक अबाउट द रेस्ट ऑल्सो। थर्ड, हम यहाँ पे बात करेंगे डिस्टेंस की, डिस्टेंस। देन वी विल टॉक अबाउट द डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट को हम सिंपली एस से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। देन द डिस्प्लेसमेंट। आफ्टर डिस्प्लेसमेंट वी विल टॉक अबाउट स्पीड। स्पीड के बाद में हम बात करेंगे वेलोसिटी की। देन वी विल टॉक अबाउट द, जब हम स्पीड और वेलोसिटी की बात कर रहे होंगे तब हम एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, उन सब के बारे में भी यहाँ पे बात करने वाले हैं। आफ्टर वेलोसिटी हम जिसकी बात करने वाले हैं दैट इज एक्सलरेशन। तो यहाँ पे एक्सलरेशन की बात होगी। एक्सलरेशन में भी हम एवरेज एक्सलरेशन क्या होता है, इंस्टेंटेनियस एक्सलरेशन क्या होता है, वो सारी बातें देखेंगे। ये सब टर्मिनोलॉजीज एक बार जब हमें पता चल जाएगी तो उसके बाद में हम ग्राफ्स के बारे में बात करेंगे कि इन सारी टर्म्स को हम ग्राफ्स की हेल्प से कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। देन वी विल टॉक अबाउट द काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। तो काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन में काइनेमैटिक्स क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो दिस विल बी द काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। काइनेमैटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन करने के बाद में हमारे पास में होगा यहाँ पे स्टॉपिंग टाइम, स्टॉपिंग टाइम एंड द स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड द रिएक्शन टाइम। स्टॉपिंग डिस्टेंस एंड देन वी हैव द रिएक्शन टाइम। ये कुछ हमारे टॉपिक्स है जिनके बारे में हम आज के लेक्चर में बात करने वाले हैं। तो वन बाय वन हम इन सबको अभी स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं मोशन की। देखो, जब मोशन की मैं यहाँ पे बात करती हूँ तो मोशन को सबसे पहले डिफाइन किया जाता है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। मतलब अगर कोई भी ऑब्जेक्ट है और वो टाइम के साथ में अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब वो ऑब्जेक्ट मोशन में है। फॉर एग्जाम्पल, मैं यहाँ पे अभी खड़ी हूँ, जब मैं यहाँ खड़ी हूँ, मैंने यहाँ पे गई, मैं यहाँ पे गई, इस तरह से टाइम हमारा चल रहा है। टाइम के साथ साथ में मैं यहाँ पे मूव कर रही हूँ। तो जैसे जैसे टाइम के साथ में मेरा मूव हो रहा है, मेरी पोजीशन चेंज हो रही है। इसका कहने का मतलब हो गया कि मेरी जो बॉडी है वो मोशन में है। लेकिन अब एक दूसरा केस हम यहाँ पे देखते हैं। अभी मैं यहाँ पे खड़ी हूँ, अब मैं बिल्कुल भी यहाँ से एक से दूसरी जगह पे नहीं जा रही। टाइम तो अभी भी हमारा चल रहा है, लेकिन अब मैं अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रही हूँ। तो इसका मतलब मेरा जो कंडीशन है दैट इज द कंडीशन ऑफ रेस्ट। तो मोशन वो कंडीशन होती है जिसमें चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम होता है। रेस्ट वो कंडीशन है जिसमें विद टाइम चेंज इन पोजीशन नहीं होता है। तो मोशन को हम डिफाइन कर रहे हैं चेंज इन पोजीशन, चेंज इन पोजीशन विद रेस्पेक्ट टू टाइम। अब देखो, विद रेस्पेक्ट टू टाइम भी हम इसको बोल सकते हैं और हम इसको विद रेस्पेक्ट टू सराउंडिंग भी बोल सकते हैं। तो टाइम के साथ में, सराउंडिंग के साथ में अगर चेंज हो रही है पोजीशन तो हम कहेंगे द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। अब देखिए, यहाँ पे हमें फ्रेम ऑफ रेफरेंस का ध्यान रखना पड़ेगा। हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। हमारे पास में एक ट्रेन है, यहाँ पे ये एक ट्रेन है और इस ट्रेन के अंदर यहाँ पे इस सीट पे 2 जने बैठे हैं, इस सीट पे 2 जने बैठे हैं और एक यहाँ पे बाहर खड़ा है। जो ट्रेन के अंदर 4 जने बैठे हैं वो आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में रेस्ट की कंडीशन में है, क्योंकि वो मूव नहीं कर रहे हैं, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे।
तो अगर इन चारों को आपस में एक दूसरे के रेफरेंस में बात की जाए तो दे विल बी इन द कंडीशन ऑफ रेस्ट। लेकिन अगर ये बाहर खड़ा हुआ इंसान इस ट्रेन को देख रहा है तो इस बाहर वाले इंसान के रेफरेंस में, इसके रिस्पेक्ट में ये चारों जने मोशन में हैं, क्योंकि ये अपनी पोजीशन को चेंज कर रहे हैं। तो हमें पता रहना चाहिए कि हम किसके रिस्पेक्ट में बात कर रहे हैं, हमारा रेफरेंस क्या है। तो अगर चेंज हो रहा है पोजीशन में विद रिस्पेक्ट टू टाइम एंड विद रिस्पेक्ट टू सराउंडिंग, तो ऑब्जेक्ट मोशन में है। टेकिंग केयर ऑफ द फ्रेम ऑफ रेफरेंस कि हमने किस रेस्पेक्ट में इसको बात किया है। रेस्ट की पोजीशन कौन सी होती है? रेस्ट वो पोजीशन होती है जिसमें देयर इज नो चेंज, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन, देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है, तो अब हमने यहाँ पे मोशन और रेस्ट, ये दो चीजों को हमने डिफाइन कर दिया। उसके बाद हमारे पास में हमारे चैप्टर में नाम आ रहा है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। मतलब कोई ऑब्जेक्ट है जो मूव कर रहा है, अपनी पोजीशन को चेंज कर रहा है, इसका मतलब मोशन है। और कैसा मोशन है? एक स्ट्रेट लाइन में यहाँ पे मोशन है। तो देखो, जब स्ट्रेट लाइन के मोशन की हम बात कर रहे हैं तो हम इसको एक और नाम से भी जानते हैं, दैट इज नॉन एज रेक्टिलिनियर मोशन। तो रेक्टिलिनियर मोशन का मतलब है एक स्ट्रेट लाइन में मूव करना या फिर वन डायमेंशन में मूव करना। जब हम कोऑर्डिनेट्स को ड्रॉ करते हैं तो एक हमारा यहाँ पे x कोऑर्डिनेट, दिस इज द y कोऑर्डिनेट एंड वी हैव द z कोऑर्डिनेट। इस तरह से हमारे पास में कोऑर्डिनेट्स है। अगर कोई ऑब्जेक्ट सिर्फ और सिर्फ इस एक कोऑर्डिनेट में जिसका वैल्यू आ रहा है तो मतलब वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है, उसका रेक्टिलिनियर मोशन है। लेकिन अगर उसकी वैल्यू हमारी x और y कोऑर्डिनेट दोनों में हमें मिल रही है, इसका मतलब वो क्या है? वो प्लेन में मूव कर रहा है। अगर x, y और z तीनों कोऑर्डिनेट्स उसकी पोजीशन को डिफाइन करते हैं, इसका मतलब वो 3 डायमेंशंस में है। एक एग्जाम्पल की हेल्प से समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारे पास में एक टेबल है। उस टेबल की अगर मैं सिर्फ एक लाइन को कंसीडर करूं, ठीक है, कोई भी हमारे पास में यहाँ पे एक टेबल दी हुई है और इस टेबल की अगर मैं किसी सिर्फ एक लाइन को, इस लाइन को कंसीडर करूं, तो ये लाइन कैसी है? स्ट्रेट लाइन का मोशन, मतलब उसमें वो कहीं नहीं जा रहा, इधर उधर कहीं पे भी नहीं जा रहा, वो एक लाइन में सीधा 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 ट्रैवल कर रहा है। जैसे एक सिंगल रोड है, हाईवे, और उस पर कार मूव कर रही है, तो वो क्या हो गया? दैट इज द मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन। अब हम बात करते हैं 2 डायमेंशंस की या फिर प्लेन के मोशन की। तो देखो, ये टेबल है, इसका मैंने कहा ये x कोऑर्डिनेट, फॉर एग्जांपल आई टेक इट एज द y कोऑर्डिनेट, तो x और y का मतलब हो गया ये वाला एरिया। तो जो इस एरिया में मोशन होगा वो कैसा होगा? वो 2 डायमेंशंस का मोशन होगा। जैसे फ्लोर है, जो नीचे फ्लोर है उसके ऊपर कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है, इसका मतलब वो x कोऑर्डिनेट में भी है और वो y कोऑर्डिनेट में भी है। इस टेबल के ऊपर आपने किसी चीज को, यहाँ पे कोई आपने बॉक्स रख रखा है, तो इसका एक x कोऑर्डिनेट भी है, एक y भी है, तो इसलिए ये किस में होगा? ये 2 कोऑर्डिनेट्स में होगा, ये 2 डायमेंशंस में होगा। अब हम बात करते हैं 3 डायमेंशंस की। 3 डायमेंशन से हमारा मतलब है, आप इमेजिन करना आपके रूम का कॉर्नर, जो रूम है, जिस भी रूम में आप बैठे हैं, उस रूम के कॉर्नर को अगर आप इमेजिन करोगे तो एक हमारे पास में ये नीचे ये वाला फ्लोर है, ये एक वॉल है, ये यहाँ पे दूसरी वॉल है। तो हम कहते हैं ये लाइन को अगर मैं क्या मानूं? x एक्सेस मानती हूँ। फिर अगर ये वाले को मैं y एक्सेस मानूं तो ये मेरा क्या हो गया? x और y। फ्लोर हमारा 2 कोऑर्डिनेट 2 डायमेंशन की बात करेगा। सिंगल लेते हैं तो सिंगल डायमेंशन की, हमने कहा एक चींटी है, वो यहाँ पे इसमें इस किनार किनार पे ऐसे चल रही है, तो वो 1 डायमेंशन मोशन हो गया। फिर वो चींटी यहाँ पे फ्लोर पे है, तो वो किस में हो गई? वो 2 डायमेंशंस में। अब देखो यहाँ पे ये एक तीसरी भी लाइन है, तो मैंने कहा x, y और z। अगर कोई ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे रखा हुआ है तो वो कैसा हो जाएगा? दैट विल बी इन द 3 डायमेंशन। कोई इंसेक्ट फ्लाई कर रहा है, कोई बर्ड फ्लाई कर रही है, तो वो 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, उसका पोजीशन कोऑर्डिनेट्स 3 डायमेंशंस में आते हैं। इस चैप्टर में जो हमें पढ़ना है वो सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में मोशन पढ़ना है, मतलब हमें सिर्फ और सिर्फ एक डायमेंशन की यहाँ पे बात करनी है, उससे ज़्यादा की बात आपको यहाँ पे
नहीं करनी। और जो मोशन की स्टडी होती है, अब देखो आई होप आप लोगों को 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन और जो 3 डायमेंशन का मोशन है वो क्लियर हो गया होगा। 1 डायमेंशन का आप एग्जाम्पल क्या दे सकते हो, किसी भी रोड पे, सीधी सीधी रोड पे एक कार जा रही है, हम कहते हैं किसी फ्लोर के ऊपर कोई इंसेक्ट क्रॉल कर रहा है। 3 डायमेंशन मतलब कोई बर्ड यहाँ पे फ्लाई कर रही है, तो ये किसका हो जाएगा, ये 3D का एग्जाम्पल हो गया। जो मोशन की स्टडी होती है उसे हम बोलते हैं काइनेमैटिक्स। तो हो सकता है कई बार आप कोई रेफरेंस बुक देखो और उस रेफरेंस बुक में आपको लिखा हुआ दिखाई दे काइनेमैटिक्स, वो जो काइनेमैटिक्स है उसका मतलब होता है मोशन की स्टडी करना, इरेस्पेक्टिव कि उसके ऊपर फोर्स कहाँ से आ रहा है। हमें फोर्स से मतलब नहीं है, किस वजह से मोशन हो रहा है उससे मतलब नहीं है, हम सिर्फ और सिर्फ मोशन की अगर स्टडी करते हैं तो हम उसे काइनेमैटिक्स कहते हैं। अगर स्ट्रेट लाइन का मोशन है तो वी कॉल इट रेक्टिलिनियर मोशन, ठीक है। मोशन का मतलब है चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। फिर रेस्ट का मतलब है देयर इज नो चेंज इन द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अब हम नए वाले टॉपिक पे आते हैं, दैट इज डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एक बार इनकी बात करते हैं, व्हाट डू वी मीन बाय डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। देखो डिस्टेंस को हम बहुत सिंपली डिफाइन कर सकते हैं, हम कहेंगे द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड इज नॉन एज डिस्टेंस। जितनी भी पाथ लेंथ कवर हुई है उसे हम डिस्टेंस कह देते हैं। इसके बाद में दूसरा पॉइंट अगर मैं डिस्टेंस में लिखूं तो आई वुड से द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। क्या होती है एसआई यूनिट, मीटर होती है। तीसरा हम कहते हैं डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, ये एक स्केलर क्वांटिटी है, इसका सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता। तो डिस्टेंस क्या हो गया, द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। कोई भी ऑब्जेक्ट है, हमने यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट लिया जिसका नाम ए है, ये इस पोजीशन से यहाँ ऐसे 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 यहाँ पे ओ पॉइंट पे पहुंच गया, तो ये जो इसने पाथ ट्रैवल किया टोटल उसे ही हम कहते हैं डिस्टेंस कवर्ड। मतलब यही डिस्टेंस इसने यहाँ पे कवर की है, दैट इज द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड। हम इसको मीटर में मेजर करते हैं, अगर लंबा डिस्टेंस है तो हम इसको किलोमीटर कर लेते हैं, छोटा डिस्टेंस है तो सेंटीमीटर कर लेते हैं, वो हम अकॉर्डिंगली चेंज ऑफ यूनिट्स कर सकते हैं यहाँ पे। तीसरा हम कह रहे हैं इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, मतलब इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ डायरेक्शन, ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करता है, डायरेक्शन पे डिपेंड नहीं करता। नेक्स्ट डिस्टेंस में हम कहेंगे इट इज पाथ डिपेंडेंट। पाथ डिपेंडेंट से मतलब है कि ये ऑब्जेक्ट जो ए से लेके ओ तक गया, तो जो डिस्टेंस है वो मैटर करेगी कि इसने कौन सा पाथ लिया, ऐसे 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 इस तरह से ये जा रहा है, तो डिस्टेंस इस पाथ के ऊपर डिपेंड करती है, पक्का पक्का से डिपेंड करती है, तो इट इज पाथ डिपेंडेंट। तो डिस्टेंस हो गया द टोटल पाथ लेंथ कवर्ड, इट इज अ स्केलर क्वांटिटी, इट इज पाथ डिपेंडेंट एंड द एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस इज मीटर। अब हम बात करते हैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट की। डिस्प्लेसमेंट जो टर्म है वो कुछ कुछ हमारी डिस्टेंस जैसी ही है, लेकिन इसमें बहुत सारे इफ्स एंड बट्स है। जैसे कि डिस्प्लेसमेंट को जब हम डिफाइन करेंगे वी विल से इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर, इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। जो ये ऑब्जेक्ट था हमारे पास में जो ए से लेके ओ तक गया, अब हम देखेंगे ए से लेके ओ तक का सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा है। यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस मैं देखूं तो अगर इसको ऐसे लेके जाएं तो ये सबसे छोटा डिस्टेंस होगा, तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ये जो एक सीधा सीधा हमने यहाँ पे सबसे छोटा डिस्टेंस लिया है दैट इज द डिस्प्लेसमेंट। तो इट इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ कवर्ड। हम डिस्प्लेसमेंट को फाइंड आउट कैसे करते हैं, हम इसको रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल एस से, डिनोट करने के लिए यूज करते हैं, और इसके लिए फॉर्मूला लेते हैं फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। मतलब जो भी फाइनल पोजीशन है ऑब्जेक्ट की
अगर उसमें से इनिशियल पोजीशन को हम सब्ट्रैक्ट कर देते हैं तो वी गेट द डिस्प्लेसमेंट, हमें डिस्प्लेसमेंट मिल जाता है। तो फाइनल माइनस इनिशियल, कहने का मतलब हो गया इसको कोई मतलब नहीं है कि ये ऑब्जेक्ट बीच में कहाँ गया, कैसे गया, क्यों गया। इट इज इरेस्पेक्टिव ऑफ द पाथ लेंथ, ये सिर्फ और सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करेगा। तो इसका मतलब ये पाथ पे डिपेंड नहीं करता, तो वी कैन सिंपली से दैट डिस्प्लेसमेंट इज पाथ इंडिपेंडेंट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द पाथ, बिल्कुल डिपेंड नहीं करेगा, ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है। इसके अलावा डिस्प्लेसमेंट बीच में कहाँ क्या हुआ उस पर डिपेंडेंट नहीं करेगा। नेक्स्ट हम कहते हैं जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है, इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव एंड इट कैन बी जीरो। आप सोच रहे होंगे ऐसा कैसे हो सकता है, मतलब डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव होगा वो समझ में आता है, बट नेगेटिव कैसे होगा या जीरो कैसे होगा, तो वो अभी हम कॉन्सेप्ट समझेंगे। यहाँ पे डिस्टेंस के लिए हम कह सकते हैं इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, ये कभी भी ना नेगेटिव हो सकता है ना जीरो हो सकता है, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो डिस्टेंस हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वहीं डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है और जीरो हो सकता है। अब हम एक पॉइंट यहाँ पे और लिख लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ कि हाउ द डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एंड जीरो। हम कहते हैं डिस्प्लेसमेंट जो है वो डिस्टेंस से छोटा हो सकता है या उसके बराबर हो सकता है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता। आप खुद सोचो, दिस इज द शॉर्टेस्ट पाथ लेंथ, तो डिस्टेंस शॉर्टेस्ट भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट शॉर्टेस्ट हो सकता है, तो मतलब दोनों बराबर हो सकते हैं, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो शॉर्टेस्ट पाथ है। डिस्टेंस तो कुछ भी इधर उधर कहीं पे भी जाएगा, पाथ डिपेंडेंट है, पूरा ही कवर करना पड़ेगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में तो हम पूरा कवर नहीं करते। तो ये छोटा हो सकता है, बराबर हो सकता है डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस के, लेकिन कभी भी डिस्टेंस से बड़ा नहीं हो सकता डिस्प्लेस। ठीक है, अब हम समझते हैं कि ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये किस तरह से पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो होता है। उसके लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये ए नाम का कोई, ए नाम नहीं लेके हम कहते हैं ये आर्या नाम का कोई बच्चा है। ये जो आर्य नाम का बच्चा है इसका ये क्लासरूम है, ठीक है, ये इसका क्लासरूम है और यहाँ पे एक वाटर कूलर है। अब जो ये आर्य नाम का बच्चा है इसको क्या करना है, पानी पीने के लिए जाना है। तो ये पानी पीने के लिए जब जाएगा तो इसने अपनी मैम से पूछा क्या मैं पानी पीने के लिए जाऊं, मैम ने कहा ठीक है बेटा चले जाओ। अब बच्चा, एक रास्ता था कि वो यहाँ से ऐसे सीधा सीधा जाता वाटर कूलर पे और पानी पी लेता, दिस वॉज वन वे, लेकिन आर्य ने वो वाला वे नहीं चूज किया। उसने कहा नहीं मैं पहले कॉरिडोर में जाऊंगा, मैं देखूंगा कि यहाँ पे हॉल में क्या हो रहा है, फिर यहाँ पे एक क्लास है जिसमें मेरा फ्रेंड रहता है तो मैं यहाँ पे उससे बातें करूंगा, उसके बाद में मैं इधर जाऊंगा, यहाँ पे मैं देखूंगा टीचर्स रूम में कौन कौन टीचर आए हुए हैं, फिर मैं इधर जाऊंगा, अब यहाँ पे भी एक फ्रेंड मेरा यहाँ पे इस क्लास में है तो मैं उससे मिलूंगा और उसके बाद में मैं यहाँ से वापस आके ऐसे वाटर कूलर पे यहाँ पे पानी पीने जाऊंगा। तो आर्य ने क्या किया, ये वाला एक यहाँ पे रास्ता चुना। अब आर्य की अगर मैं डिस्टेंस की बात करूं कि आर्य ने डिस्टेंस कौन सा ट्रैवल किया, तो वो कौन सा होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक गया, यहाँ से ये गया, ये गया, ये गया, फिर ऐसे गया, तो दिस विल बी द टोटल डिस्टेंस कवर्ड बाय द आर्य। लेकिन अगर मैं डिस्प्लेसमेंट की बात करूं कि आर्य का डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे क्या है, तो देखो डिस्प्लेसमेंट पाथ पे डिपेंड नहीं करता, ये सिर्फ फाइनल और इनिशियल पोजीशन पे डिपेंड करता है। तो आर्य की फाइनल पोजीशन है वाटर कूलर, इनिशियल पोजीशन थी क्लासरूम, तो इसका मतलब जो आर्य का डिस्प्लेसमेंट होगा दैट विल बी दिस डिस्टेंस, जो वाटर कूलर और क्लासरूम के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हो गया, हमने कहा डिस्प्लेसमेंट जो भी आया वो कैसा आया, वो एक पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट आया। ठीक है, हमने पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट को देख लिया। अब हम यहाँ पे बात करते हैं डिस्प्लेसमेंट जीरो की। अब आर्य वाटर कूलर पे गया, जाके उसने पानी पिया, पानी के पीने के बाद में
ये वापस अपने क्लासरूम में आया और जिस टेबल पे ये सीट पे बैठा था वहीं वापस बैठ गया। अब जब ये वापस क्लासरूम में आके अपनी सीट पे बैठ गया तो हम क्या देखते हैं, जो डिस्प्लेसमेंट है वो होता है फाइनल पोजीशन माइनस इनिशियल पोजीशन। अब जो आर्य है उसकी फाइनल पोजीशन और इनिशियल पोजीशन दोनों कैसी हैं, दोनों सेम है। फाइनल भी वही है, वही सीट पे वापस आके बैठा है, इनिशियली भी वही थी। तो फाइनल और इनिशियल पोजीशन जब दोनों इक्वल हो जाती है, जब सेम हो जाती है, तो उस टाइम में इसमें से इसको माइनस करोगे तो डिस्प्लेसमेंट क्या आ गया, 0 आ गया। तो whenever there is when the final position is same as the initial position, then we say that the displacement is 0. This will be the case of 0 displacement. अब आती है हमारे पास में नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट की बात। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट को हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की हेल्प से समझते हैं। हमने कहा दिस इज द क्लासरूम, हियर वी आर हैविंग द वाटर कूलर, दिस इज क्लासरूम। ये हमने पॉजिटिव एक्स एक्सिस पे ले रखा है। तो हमने मैग्नीट्यूड को, जब ये बच्चा क्लासरूम से गया कहाँ पे, ये गया वाटर कूलर पे, तो हमने जो यहाँ पे मैग्नीट्यूड लिया वो पॉजिटिव लिया, हमने इस डायरेक्शन को पॉजिटिव मान रखा है। अब आर्य आया वापस, आने के बाद इसको याद आया कि अरे यार मेरा एक दोस्त है जिसकी क्लास यहाँ पे है। तो अब ये क्या करेगा, अपनी क्लासरूम तक आया, तब तक यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया क्योंकि इनिशियल और फाइनल पोजीशन दोनों बराबर हो गई। लेकिन अब क्या हुआ, अब ये ऑपोजिट डायरेक्शन में इस क्लास में आया ताकि अपने दोस्त से मिल सके। तो हम क्या यहाँ देख रहे हैं कि पहले इसका डिस्प्लेसमेंट इस डायरेक्शन में था, अब जो डिस्प्लेसमेंट है वो इस डायरेक्शन में है। तो यहाँ पे क्या हुआ है, जब सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन चेंज हो गई, तो जो नेगेटिव का साइन है जो हम डिस्प्लेसमेंट के आगे लगाते हैं, वो नेगेटिव का साइन यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट करता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। वो कह रहा है कि जो डायरेक्शन है वो कैसा है, दैट डायरेक्शन इज ऑपोजिट, वो सेम डायरेक्शन में नहीं है। तो नेगेटिव साइन सिर्फ और सिर्फ डायरेक्शन को दिखाने के लिए। अब जैसे ही हमने यहाँ पे डायरेक्शन की बात की, इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि वेक्टर क्वांटिटी है। तो हम यहाँ पे नेक्स्ट इसका एक पॉइंटर लिख देते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। आई होप डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट अपने को क्लियर होगा। अगर दोनों के बीच में डिफरेंस लिखने को बोले तो वो भी आई होप आप लोगों को क्लियर होगा। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। दोनों की एसआई यूनिट क्या होती है, दोनों की ही एसआई यूनिट क्या होगी, इट विल बी मीटर। डिस्टेंस को भी हम मीटर में मेजर करते हैं और डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट भी मीटर होती है। देन पाथ डिपेंडेंट है हमारा डिस्टेंस, लेकिन डिस्प्लेसमेंट पाथ इंडिपेंडेंट है। ये सिर्फ और सिर्फ इनिशियल और फाइनल पोजीशन पे डिपेंड करता है, उसके अलावा इसको कोई मतलब नहीं है। अगर हमें फाइंड आउट करना है डिस्प्लेसमेंट तो हम एक फॉर्मूला का यूज़ करते हैं जिसमें हम फाइनल पोजीशन को अगर इनिशियल पोजीशन से माइनस कर दें, फाइनल माइनस इनिशियल कर दें, तो डिस्प्लेसमेंट मिल जाएगा। डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, 0 भी हो सकता है। 0 किस केस में होगा, जब फाइनल और इनिशियल पोजीशन सेम होगी, तो उस केस में डिस्प्लेसमेंट 0। नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट का मतलब है ऑपोजिट डायरेक्शन को ये दिखा रहा है कि अब जो यहाँ पे मोशन हो रहा है दैट इज इन द ऑपोजिट डायरेक्शन। तो दिस इज हाउ वी डिफरेंशिएट बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा यहाँ पे टॉपिक है स्पीड एंड वेलोसिटी। स्पीड एंड वेलोसिटी। देखो, स्पीड एंड वेलोसिटी में सबसे पहले हम स्पीड की बात करते हैं, जो कि हमारे डे टू डे लाइफ में बहुत ही कॉमनली यूज होता है। हम बहुत बार स्पीड का यूज करते हैं, लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में, जैसा कि मैं आपको बार बार बताती हूँ, बहुत सारी टर्म्स ऐसी हैं जो डेली लैंग्वेज में कुछ और तरीके से हम बोलते हैं, उसका मीनिंग कुछ अलग तरीके से निकालते हैं। वहीं जब हम फिजिक्स की या साइंस की बात करते हैं तो वहाँ पे जो टर्म है उसका डिफरेंट मीनिंग आ जाता है। जैसे कि हम वर्क की बात करते हैं तो वर्क अलग हो जाता है इन द केस ऑफ साइंस,
तो ऐसे करके हम यहाँ पे स्पीड और वेलोसिटी को भी थोड़ा सा डिफरेंशिएट करेंगे। डे टू डे लाइफ में वी यूज़ द स्पीड, लेकिन जब नॉर्मली हमारा कोई भी रिसर्च वर्क होता है, बुक्स वगैरह हैं, तो उसमें स्पीड की जगह वेलोसिटी को कंसीडर किया जाता है। दोनों का डिफरेंस भी देख लेते हैं, बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है। सबसे पहले हम बात करते हैं स्पीड की। स्पीड का डेफिनेशन है द डिस्टेंस कवर्ड per unit time. The distance covered per unit time is known as speed. अगर स्पीड का मैं फॉर्मूला लिखूं तो इट विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। दिस विल बी डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो हमने डेफिनेशन दे दी स्पीड की, हमने यहाँ पे स्पीड का फॉर्मूला लिख दिया। अब बात आती है कि स्पीड की एसआई यूनिट क्या है। तो देखो, जो भी एसआई यूनिट होती है उसको हम लोग फॉर्मूले से डिराइव कर सकते हैं। जैसे कि डिस्टेंस है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मैंने आपको बताई थी कि मीटर होती है, तो डिस्टेंस की जगह हमने क्या लिख दिया, मीटर। उसके बाद टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, टाइम की एसआई यूनिट होती है सेकंड, तो हमने यहाँ पे सेकंड लिखा। अगर इस एस को मैं ऊपर लेके जाऊं तो ये हो जाएगा मीटर पर सेकंड। तो जो एसआई यूनिट है वो हमारी क्या आ जाती है, इट इज मीटर पर सेकंड। अब मीटर पर सेकंड को हम एक और तरीके से लिख सकते हैं, मीटर पर सेकंड। दिस इज हाउ वी राइट इट। जो स्पीड है उसमें सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन नहीं होता, इसलिए हम उसको स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। स्केलर क्वांटिटी, it has only magnitude and no direction. It has only magnitude, इसका कोई डायरेक्शन नहीं है, ठीक है। तो इसलिए हम इसे स्केलर क्वांटिटी कहते हैं। लेकिन जब भी रिसर्च की बात आएगी, जब हमारी बुक्स की बात आएगी, तो फिजिक्स में तो डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अब हमें यहाँ पे क्या चाहिए, एक ऐसी फिजिकल क्वांटिटी चाहिए जिसका डायरेक्शन भी हो और जिसका मैग्नीट्यूड भी हो। तो उसके लिए हमारे पास में क्या सोल्यूशन है, हम ऐसा कर सकते हैं कि ये जो स्पीड है इसके साथ में हम डायरेक्शन को ऐड कर दें। तो अगर हम ये स्पीड के साथ में डायरेक्शन को ऐड कर देते हैं, हम कहते हैं स्पीड प्लस डायरेक्शन, तो ये हमें एक नई फिजिकल क्वांटिटी दे देता है, एंड दैट इज नॉन एज वेलोसिटी। तो वेलोसिटी इज नथिंग बट द स्पीड विद द डायरेक्शन। तो स्पीड को अगर डायरेक्शन दे दिया तो हमें क्या मिल गया, वी हैव गॉट द वेलोसिटी। अब हम एक बार वेलोसिटी के बारे में समझ लेते हैं। देखो, सिंपली वैसे तो वेलोसिटी को अगर मैं लिखना चाहूँ तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी लिख सकती हूँ, तो लेकिन क्योंकि वेलोसिटी के साथ में डायरेक्शन इंक्लूडेड है, तो हम क्या करते हैं, वेलोसिटी के केस में जो फॉर्मूला देते हैं दैट इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ठीक है। तो डेफिनेशन क्या कह सकते हैं, इट इज स्पीड विद द डायरेक्शन। और अगर फॉर्मूला लिखना है तो वी कैन राइट वेलोसिटी इज इक्वल्स टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, ऐसा भी लिख सकते हैं। या फिर हम वेलोसिटी का फॉर्मूला एक और लिख सकते हैं, दैट इज चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो dx अपॉन dt भी लिख सकते हैं। तो दोनों फॉर्मूले आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, डिस्प्लेसमेंट भी ले सकते हो एंड चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये भी वेलोसिटी का हम फॉर्मूला लिख सकते हैं। देन देयर कम्स द एसआई यूनिट। अब देखो, एसआई यूनिट मैंने अभी अभी आपको निकालना बताया कि किस तरह से एसआई यूनिट को फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे वेलोसिटी है, वेलोसिटी में आपका डिस्प्लेसमेंट है, डिस्प्लेसमेंट की एसआई यूनिट होती है मीटर, टाइम की होती है सेकेंड। आप एस को ऊपर ले जाओ, दिस विल बी मीटर पर सेकेंड। तो एसआई यूनिट क्या आ जाएगी हमारे पास में, वी विल बी हैविंग द एसआई यूनिट मीटर पर सेकेंड। देन सिंस वी आर सेइंग वेलोसिटी इज स्पीड विद अ डायरेक्शन, तो इसका मतलब इसका डायरेक्शन है। अगर डायरेक्शन है तो वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो जाएगी, इट विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। हम इसको वेक्टर क्वांटिटी बोलेंगे, दिस विल बी अ वेक्टर क्वांटिटी। आई होप आप लोगों को स्पीड और वेलोसिटी का कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। स्पीड में सिर्फ मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन नहीं है। लेकिन डे टू डे लाइफ में जब भी हम कुछ बात करेंगे तो हम वेलोसिटी टर्म का यूज नहीं करेंगे, वी विल से स्पीड ओनली। लेकिन जब नॉर्मल लैंग्वेज में स्पीड बोलते हैं उसका मतलब भी हमारा वेलोसिटी से ही होता है। वी आर जस्ट नॉट टेकिंग केयर ऑफ द डायरेक्शन ओवर हियर। जो स्पीड है उसका फॉर्मूला है डिस्टेंस अपॉन टाइम, एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड, ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है।
वेलोसिटी की बात करें तो इट इज़ dx/dt, इसकी भी SI यूनिट मीटर पर सेकेंड है, और ये कैसी है, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम चलते हैं एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी पे। एवरेज स्पीड में अगर मैं बोलूँ आपको, तो ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस कवर्ड डिवाइडेड बाय टोटल टाइम टेकन। फॉर एग्जाम्पल, आप अजमेर से जयपुर जा रहे हैं, हो सकता है बीच में आपकी स्पीड कहीं पे 20 किलोमीटर पर आवर हो, कहीं पे 40 किलोमीटर पर आवर, कहीं पे 100 किलोमीटर पर आवर, कहीं 80 किलोमीटर पर आवर, ऐसे होती है। लेकिन नॉर्मली अगर आप जयपुर पहुंचे और आपके दोस्त ने आपसे पूछा कि भैया किस स्पीड पे गाड़ी चला के लेके आए हो, तो आपने बोला कि गाड़ी मैंने 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलाई। आपने क्या बताई, एक एवरेज वैल्यू बताई, आपने ऐसे बार बार अलग अलग नहीं बताई। तो इन शॉर्ट हम कहते हैं एवरेज स्पीड क्या होती है, आपने टोटल कितना डिस्टेंस कवर किया और उसमें टोटल टाइम कितना लगा, तो वो हमें एक एवरेज वैल्यू दे देता है स्पीड की, कि ये गाड़ी इस एवरेज स्पीड से चल रही है। अदरवाइज ऐसा कभी नहीं हो सकता कि एक पर्टिकुलर स्पीड फिक्स हो जाए और उसी से गाड़ी चलती जा रही है, बीच बीच में कहीं पे आपके टोल आते हैं, कहीं पे डिवाइडर्स आते हैं, कहीं पे कुछ रहता है, कभी कुछ होता है, कभी बहुत ज़्यादा रश रहेगा, कभी एकदम सड़क खाली रहेगी, तो स्पीड वेरी करती रहती है। तो हम एक एवरेज स्पीड कैसे निकाल लेते हैं, टोटल डिस्टेंस कवर्ड अपॉन टोटल टाइम टेकन। अगर मैं एवरेज वेलोसिटी की बात करूं, देखो एवरेज वेलोसिटी के फॉर्मूला थोड़ा सा डिफरेंट है, तो आप इसको याद रखिएगा। एवरेज वेलोसिटी होती है हमारी फाइनल वेलोसिटी प्लस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2। अगर इसको सिंपल लैंग्वेज में लिखूं तो आई कैन राइट v प्लस यू अपॉन 2। So this will be the average velocity. This will be the formula for average velocity. तो दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। Average speed will be total distance covered upon total time taken. इस average velocity will be v plus u upon 2. Then we have this term that is known as instantaneous velocity, or we can say instantaneous speed. अब हम बात करते हैं आखिर ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या है। देखो, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी में यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है जिसका मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर निक ऑफ टाइम, इंस्टेंट। हम कह रहे हैं उस पर्टिकुलर इंस्टेंट पे तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी। भाई फॉर एग्जाम्पल, आप 9 बजे अजमेर से चलना स्टार्ट हुए और आप 11 बजे जयपुर पहुंचे, तो कोई आपसे पूछता है कि 10:01 पे आपकी क्या स्पीड थी या क्या वेलोसिटी थी, तो वो जो एकदम पर्टिकुलर एक टाइम हमने यहाँ पे फिक्स किया, एक बहुत ही स्मॉल टाइम पीरियड, तो हम कहते हैं कि वो कैसा है, वो एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे है, तो दैट विल बी द इंस्टेंटेनियस स्पीड और इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, तो पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे। लेकिन अब ये इंस्टेंट ऑफ टाइम तो बहुत ही छोटा होता है। मैं कहा आप जा रहे हो, आपने 9:01 पे आपकी स्पीड क्या थी, या फिर 10:50 पे आपकी स्पीड या वेलोसिटी क्या थी। तो जब हम एक पर्टिकुलर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम लेते हैं तो वो इंस्टेंट बहुत छोटा है। हमने कहा 4 सेकेंड्स के लिए वहाँ पे आपकी क्या वेलोसिटी थी, 2 सेकेंड्स के लिए क्या थी, 1 सेकेंड के लिए क्या थी। तो वो इतना छोटा टाइम पीरियड है कि हम उस टाइम को क्या मान सकते हैं, हम उस टाइम पीरियड को नेग्लेजिबल मान सकते हैं। हम कह सकते हैं कि वो जो टाइम पीरियड हम ले रहे हैं, दैट डेल्टा टी टेंस टू 0। आप 2 घंटे के सामने 2 सेकेंड बहुत ही छोटा सा टाइम है, तो दैट डेल्टा टी कैन टेंड टू 0। अब अगर मैं वेलोसिटी को यहाँ पे फॉर्मूला लिखूं, तो आई विल राइट वेलोसिटी क्या होती है, dx/dt, ऐसा होता है। ठीक है, अब अगर मैंने लिमिट लगा दी, मैंने कहा ये भैया जो डेल्टा टी है वो तो बहुत ही छोटा है, तो जो मेरा यहाँ पे फॉर्मूला आता है इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए, वो कुछ ऐसा आता है, v इज इक्वल्स टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा x अपॉन डेल्टा t। मतलब बहुत ही छोटे से टाइम के लिए तुम्हारी वेलोसिटी बतानी है,
और वो छोटा टाइम इतना छोटा है कि उसको हम लिमिट टेंस टू 0 बोल सकते हैं। तो दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। और वही स्पीड भी होता है, तो स्पीड के लिए भी हमारा सेम हो जाएगा, लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा टी। अब देखिए, जो ये हमारी इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी है, इसको हम ग्राफिकल मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं और इसे हम ये कैलकुलस मेथड से भी फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर मैं ग्राफिकल मेथड की यहाँ पे बात करूँ तो इस तरह से आपका एक्स कोऑर्डिनेट, दिस इज एक्स कोऑर्डिनेट जिस पे टाइम लिया है, वाई पे एक्स लिया, और हमने कहा दिस इज समथिंग द ग्राफ, ये कुछ ऐसा ग्राफ आया। अगर मैं यहाँ पे टाइम सेकंड्स में देखूं, फॉर एग्जांपल दिस इज द 4 सेकंड टाइम पीरियड, हमने काफ़ी बड़ा लिया। 4 सेकंड के लिए अगर मुझे यहाँ पे पता करना है वेलोसिटी, तो मुझे इस 4 सेकंड वाले पे एक टेंजेंट ड्रॉ करनी पड़ेगी। मैं यहाँ पे टेंजेंट ड्रॉ करूँगी और एक यहाँ पे स्लॉप निकालूंगी। वो स्लॉप मुझे क्या देगा, वो मुझे वेलोसिटी की वैल्यू देगा। लेकिन अगर अब मैं इस 4 सेकंड को, अगर इस 4 सेकंड को, पहले ये 4 सेकंड था, मैं 2 सेकंड्स में कन्वर्ट करूं तो यहाँ पे बहुत ही छोटा वैल्यू आ जाएगा। अगर मैं 1 सेकंड बोलूं तो बहुत ही छोटा पॉइंट आ जाएगा। अब उस 2 सेकंड पे, 1 सेकंड पे अगर टेंजेंट को ड्रॉ किया जाता है तो वो टेंजेंट से स्लोप निकाल के वेलोसिटी की वैल्यू निकालना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। मतलब जो करेक्शन है, जो एक्यूरेसी की बात अगर मैं करूं, एक्यूरेसी में थोड़ा सा दिक्कत आ जाती है कि हम हाईली एक्यूरेट वैल्यू ग्राफिकल मेथड से एक्सपेक्ट नहीं कर सकते। हो सकता है आ भी जाए, लेकिन इतना छोटा सा टाइम पीरियड है तो मुश्किल होता है। तो इसलिए मोस्ट ऑफ द टाइम हम ग्राफिकल मेथड का यूज नहीं करके इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को कैलकुलस मेथड में, जो कि ये फॉर्मूला है, इससे हम इसको फाइंड आउट करते हैं ताकि हमारी एक्यूरेसी यहाँ पे बहुत अच्छी। होप आप लोगों को स्पीड, वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, एवरेज वेलोसिटी, इंस्टेंटेनियस स्पीड, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी, ये 4 कॉन्सेप्ट आई होप आप लोगों को क्लियर होंगे। नेक्स्ट वाले स्टेप पे चलते हैं अब हम। नेक्स्ट हमारे पास में यहाँ पे है एक्सलरेशन। एक्सलरेशन, देखो सब चीज़ों में हमें क्या करना है, सबसे पहले हमें क्या करना है, डेफिनेशन देनी है। एक्सलरेशन सबसे पहले डेफिनेशन, फिर फॉर्मूला देंगे, फॉर्मूले के बाद में एसआई यूनिट लिखेंगे, इस तरह से हम आगे बढ़ते जाएंगे। तो एक्सलरेशन की डेफिनेशन क्या है? एक्सलरेशन की डेफिनेशन है द चेंज इन वेलोसिटी, द चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। देखो सब जगह पे विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि हमने एक रेस्पेक्ट में तो लेना है ना कि किसके रेस्पेक्ट में चेंज हो रहा है। अदरवाइज ये जो अगर हम सिर्फ चेंज इन वेलोसिटी लिखते हैं तो वो हमारी एक्सलरेशन की पूरी डेफिनेशन नहीं होगी। आपको हो सकता है उसमें मार्क्स ना मिले पूरे के पूरे। तो आपको साथ में विद रिस्पेक्ट टू टाइम लिखना जरूरी है। अब जरूरी नहीं है हमेशा हम ये जो एक स्टेटमेंट है इसको इसी तरह से लिखें। कई जगहों पे आपको ये सेम टू सेम स्टेटमेंट कुछ इस तरह से भी लिखा हुआ मिल सकता है, द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर ऐसा लिख दिया तो इसका मतलब भी हम एक्सलरेशन की बात कर रहे हैं, और जो रेट ऑफ चेंज आया है उसका मतलब भी क्या होता है, उसका मतलब भी यही होता है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तीसरा यहाँ पे एक और इसका लैंग्वेज में चेंज करके डेफिनेशन दी जा सकती है, दैट इज द चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। अगर हम ऐसा लिखते हैं तो इसका मतलब भी हम किसकी बात कर रहे हैं, वी आर डिफाइनिंग द एक्सलरेशन। तो ये तीनों डेफिनेशन एक्सलरेशन की है, तीनों का मतलब भी एक ही है, बस थोड़ा सा हमने यहाँ पे लैंग्वेज में चेंज कर दिया। तो दिस इज एक्सलरेशन। अब एक्सलरेशन को डेली लाइफ से अगर हम कनेक्ट करना चाहें तो कैसे कर सकते हैं? आप अगर स्कूटी चलाते हैं तो एक्सलरेटर होता है जिससे स्पीड बढ़ती है। फिर अगर 4 व्हीलर चलाते हैं तो वहाँ पे भी एक ब्रेक होता है, क्लच होता है और एक्सलरेटर होता है। जैसे ही हम एक्सलरेटर पे पाँव रखते हैं स्पीड इंक्रीज हो जाती है। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दैट एक्सलरेटर और एक्सलरेशन। ठीक, अब आता है इसका फॉर्मूला, मैथमेटिकल फॉर्मूला। वो हमारा डेफिनेशन से ही हम डिराइव कर सकते हैं।
जैसे कि यहाँ पे लिखा है एक्सलरेशन, एक्सलरेशन को हम स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करेंगे। स्मॉल ए इज इक्वल्स टू चेंज इन वेलोसिटी, वेलोसिटी में चेंज हो रहा है, इसका मतलब पहले कुछ वेलोसिटी थी बाद में कुछ है, तो वो जो चेंज आएगा दैट विल बी फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम, तो t2 माइनस t1 लिख दें, या फिर हम सिंपली इसको v माइनस यू अपॉन टी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको v अपॉन टी लिख सकते हैं, या फिर हम इसको dv अपॉन dt लिख सकते हैं, ठीक है। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर एक्सलरेशन, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, a इज इक्वल्स टू dv अपॉन dt। ये मोस्ट ऑफ द टाइम हम फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे लिख लिया। a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी को भी हम बार बार यूज करेंगे। अब बात आती है SI यूनिट की। देखो SI यूनिट मैंने आपको फॉर्मूला बता रखा है किस तरह से फाइंड आउट करते हैं SI यूनिट को। सबसे पहले क्या करना है, ऊपर लिखा हुआ है वेलोसिटी, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, अभी अभी हमने निकाला था मीटर पर सेकेंड, टाइम क्या होता है सेकेंड, टाइम का फॉर्मूला है सेकेंड्स, अगर इस सेकेंड्स को ऊपर लेके जाते हैं तो इट इज -2, तो हमारे पास SI यूनिट क्या आ जाएगी एक्सलरेशन की, इट विल बी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और बहुत ऑब्वियस है वेलोसिटी आया है, इसका मतलब ये कैसी क्वांटिटी है, इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, दिस इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हमारी डेफिनेशन हो गई, देन फॉर्मूला हमने लिख लिया, देन SI यूनिट हो चुकी है, देन देयर इज दिस वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने 4 बातें यहाँ पे एक्सलरेशन की। अब एक्सलरेशन में ही एक होता है यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, एक होता है नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन, इसके अलावा पॉजिटिव एक्सलरेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन एंड जीरो एक्सलरेशन। तो अब इन सब चीज़ों को हम देखते हैं। पहले हम बात करते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन की। देखो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन जो है इसको डिफाइन कैसे करेंगे, डिफाइन करेंगे if the increase or decrease in the velocity is equal in equal interval of time, then we say that the acceleration is uniform। क्या बोला मैंने, अगर वेलोसिटी में इंक्रीज हो रहा है या डिक्रीज हो रहा है, कैसा भी हो रहा है, अगर इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में ये इंक्रीज और डिक्रीज भी इक्वल है तो हम उसे बोलते हैं यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। यूनिफॉर्म एक्सलरेशन को अगर आप ग्राफ की फॉर्म से देखें तो आपको मिलेगा एक यहाँ पे स्ट्रेट लाइन, दिस इज द यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अभी मैं पॉजिटिव नेगेटिव की बात नहीं कर रही हूँ, वी आर सिंपली टॉकिंग अबाउट द यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। अब यूनिफॉर्म एक्सलरेशन मैंने कहा इंक्रीज और डिक्रीज जो है वेलोसिटी में वो इक्वल हो रहा है। अब इसको भी एक बार मैं एक एग्जांपल से आपको बता देती हूँ। फॉर एग्जांपल कोई सैटेलाइट यहाँ पे लॉन्च हुआ, ठीक है, इसकी कुछ वेलोसिटी है और यहाँ पे हमने कहा टाइम है, टाइम t। सबसे पहले जो इसकी वेलोसिटी थी, टाइम हमने कहा 9 बज रही है, 9 बजे इसकी वेलोसिटी है 0, 9:05 पे इसका जो वेलोसिटी है दैट इज 5, 9:10 पे है 10, 9:15 पे इसकी वेलोसिटी हो गई 15, या फिर 9:15 वगैरह थोड़ा सा ज़्यादा हो जाएगा, हम इसमें 1 का डिफरेंस रख लेते हैं ताकि थोड़ा सा इजी रहेगा। दिस इज 0 0, दिस इज 0 1, दिस इज 0 2, दिस इज 0 3, दिस इज 20 एंड दिस इज 0 4। हमने कुछ ऐसे देखा, 9 बजे कुछ नहीं है, हमने स्टार्ट किया है, 9:01 पे उसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर पर आवर है, 9:02 पे 10 हो गई, 3 पे 15 हो गई, 4 पे 20 हो गई। अब मैंने जो कहा ना इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज, ये डिक्रीज भी हो सकती है, हो सकता है 20 हो, फिर 20 से 15 हुई, 10 हुई, 5 हुई और 0 हो गई, ऐसे उल्टी भी हो सकती है, इंक्रीज भी हो सकती है। इनका इंटरवल सेम होना चाहिए, यहाँ पे 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस, यहाँ पे भी 5 का डिफरेंस। तो क्या इक्वल इंटरवल्स आ रहे हैं यहाँ पे? अगर मैं टाइम में देखूं तो टाइम में भी क्या इक्वल इंटरवल्स आपको यहाँ पे दिख रहे हैं? बिल्कुल दिख रहे हैं। तो जब हमारा देयर इज इक्वल इंक्रीज और डिक्रीज इन द वेलोसिटी इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, तो वो क्या हो जाता है इन द इक्वल टाइम इंटरवल, तो वो कैसा है? दैट इज यूनिफॉर्म एक्सलरेशन।
अगर इसका ग्राफ भी बनाओगे आप, यहाँ वेलोसिटी की वैल्यू है, यहाँ टाइम की, अगर इन दोनों टेबल को लेके ग्राफ बनाएंगे तो यू विल गेट अ स्ट्रेट लाइन, तो दैट विल बी यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन क्या होता है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन से हमारा मतलब है वेलोसिटी है, टाइम है, और कुछ इस तरह से कर्व लाइन आपके पास आ रही है। इसका मतलब आप गाड़ी में बैठे आपकी जो स्पीड थी दैट वाज 20 किलोमीटर पर आवर, फिर आपने गाड़ी चलाई 40 हो गई, फिर आपने देखा रोड खाली पड़ी है, आपने स्पीड कर दी 60-80, तो अगले जो 2 मिनट थे 5 मिनट थे उसमें आपने काफ़ी ज़्यादा डिस्टेंस कवर कर लिया, फिर बीच में काफ़ी ज़्यादा रश आ गया, ट्रैफिक आ गया, तो अब आप बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, तो अब अगले जो 5 मिनट थे उसमें आपने 1 ही किलोमीटर ट्रैवल किया। तो जब इस तरह की चीज़ होती है तो आप क्या कर रहे हो, इक्वल टाइम इंटरवल्स में इक्वल डिस्टेंसेस कवर नहीं कर रहे, या फिर जो वेलोसिटी का इंक्रीज और डिक्रीज है वो इक्वली नहीं हो रहा, कभी ज़्यादा हो रहा है कभी कम हो रहा है, तो दैट इज नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। कुछ इस तरह का ग्राफ आता है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द पॉजिटिव एक्सलरेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन एंड जीरो एक्सलरेशन। पॉजिटिव एक्सलरेशन से हमारा मतलब है टाइम के साथ अगर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है तो इसका मतलब पॉजिटिव एक्सलरेशन। कैसे? हमने यहाँ पे ए का फॉर्मूला लिखा v माइनस यू अपॉन टी, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे इस ए की वैल्यू यहाँ पे पॉजिटिव चाहिए। ये पॉजिटिव वैल्यू कब आएगी? जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी और ये वाली वैल्यू कम होगी, तभी जाके मेरे पास ये पॉजिटिव वैल्यू आएगी। मैंने कहा आप गाड़ी चला रहे हो, आपकी जो फाइनल वेलोसिटी है वो है 70 किलोमीटर पर आवर, जो स्टार्टिंग में थी दैट वाज 20, जो आपको टाइम यहाँ पे लगा दैट वाज 5, तो आपको यहाँ पे जो एक्सलरेशन मिलेगा दैट विल बी इन द पॉजिटिव टर्म्स। तो ये क्या हो गया, दिस इज पॉजिटिव एक्सलरेशन। टाइम बढ़ रहा है, टाइम के साथ में वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से ज्यादा है, इसका मतलब देयर इज दिस पॉजिटिव एक्सलरेशन। दूसरा आता है नेगेटिव एक्सलरेशन। हम कह रहे हैं ये वैल्यू नेगेटिव कब आएगी? ये वैल्यू नेगेटिव आएगी जब ये वाली वैल्यू ज्यादा होगी और ये वाली वैल्यू कम होगी। मतलब आपकी पहले जो वेलोसिटी थी, जो स्टार्टिंग में आपकी गाड़ी 70 पे चल रही थी, लेकिन आपकी गाड़ी के सामने एकदम से गाय आ गई, गाय आई, आपने ब्रेक मारे, ब्रेक मार के आपकी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई 20। तो इनिशियली आपकी वेलोसिटी 70 थी, तो u 70 था, फाइनली कितनी हो गई 20, और आपको कितना टाइम लगा? 2 मिनट का टाइम लगा। तो इस वाले केस में क्या एक्सलरेशन नेगेटिव आएगा? इसी को हम नेगेटिव एक्सलरेशन कहते हैं। नेगेटिव एक्सलरेशन के लिए हमारे पास एक नाम और है जिसे हम डी एक्सलरेशन कहते हैं, इसको हम रिटार्डेशन भी कहते हैं। तो जो नेगेटिव एक्सलरेशन है दैट इज डी एक्सलरेशन एंड दैट इज रिटार्डेशन। और रिटार्डेशन कब होता है? जब गाड़ी में ब्रेक लगते हैं। जब ब्रेक लगते हैं तो एक्सलरेशन कम होता है, जो फाइनल वेलोसिटी है वो इनिशियल से कम होती है, और जब स्पीड कम हो रही है, वेलोसिटी कम हो रही है, इसका मतलब एक्सलरेशन नेगेटिव हो गया। अब हम बात करते हैं जीरो एक्सलरेशन की। जीरो एक्सलरेशन से हमारा क्या मतलब है? जीरो एक्सलरेशन से मतलब है कि कोई गाड़ी है, आपका दोस्त चला रहा है ये गाड़ी, आपने 9 बजे टाइम देखा और 9 बजे आपने देखा कि जो आपके दोस्त की गाड़ी है वो चल रही है 40 किलोमीटर पर आवर पे। आपने 9:05 पे देखा, अगेन ये कितने पे है? 40 किलोमीटर पर आवर पे। आपने 9:10 पे देखा, अभी भी आपके फ्रेंड की गाड़ी की स्पीड है 40 किलोमीटर पर आवर। 15 मिनट में गाड़ी की वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, 40 40 40। तो जब वेलोसिटी चेंज ही नहीं हुई, तो अगर एक्सलरेशन का फॉर्मूला हम देखें इस 15 मिनट के लिए, तो फाइनल भी आपका 40 है, इनिशियल भी 40 है, और टाइम कितना लगा? 15 मिनट। 40 माइनस 40 कितना हो जाएगा? 0। तो एक्सलरेशन क्या आ जाएगा? 0। तो जब कांस्टेंट वेलोसिटी होती है तो उस टाइम में एक्सलरेशन कैसा होता है? उस टाइम में एक्सलरेशन होता है 0। So this is how we define positive acceleration, negative acceleration and zero acceleration. Positive मतलब स्पीड बढ़ रही है टाइम के साथ में, नेगेटिव डी एक्सलरेशन, रिटार्डेशन, ब्रेक लगाएं मतलब वेलोसिटी कम होगी टाइम के साथ। जीरो इसका मतलब
वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, सेम ही वेलोसिटी के साथ में चल रहा है, तो उस टाइम में एक्सेलरेशन 0 हो जाता है। एक्सेलरेशन में भी हमारे पास में एवरेज एक्सेलरेशन होगा, आपके पास में इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन भी होगा। इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन में आप क्या करोगे, लिमिट लगा के डेल्टा टी को टेंस टू 0 और यहाँ पे आप डेल्टा वी डिवाइड बाय डेल्टा टी, बस सिंपली कॉन्सेप्ट तो वही है कि इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन मतलब एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम पे क्या एक्सेलरेशन था। एवरेज एक्सेलरेशन मतलब पूरी जर्नी जो थी उसमें एवरेज क्या था एक्सेलरेशन। तो इस तरह से हम एवरेज एक्सेलरेशन लिख सकते हैं, वी कैन राइट डाउन द इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन। होपफुली आप लोगों को एक्सेलरेशन तक का जो पार्ट है वो क्लियर हो गया होगा। अब हम क्या करते हैं, अब हम एक बार सारे ग्राफ्स ड्रॉ कर लेते हैं। जब ग्राफ्स ड्रॉ हो जाएंगे तो उसके बाद हम काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को सॉल्व करेंगे, ताकि ग्राफिकल मेथड से भी सॉल्व कर लें, हम कैलकुलस मेथड से भी सॉल्व कर लें, दोनों तीनों मेथड हमारे वहाँ पे यूज हो जाएंगे। ठीक है, तो अब हम ग्राफ्स की बात कर रहे हैं। देखो ग्राफ्स में हमारे पास में क्या है, हमारे पास में एक है एक्सटी ग्राफ, एक है हमारे पास में वीटी ग्राफ। एक्सटी ग्राफ मतलब पोजीशन टाइम ग्राफ, वीटी मतलब वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक्सटी पोजीशन टाइम ग्राफ में हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस पे टाइम लेते हैं, वाई एक्सिस पे हम पोजीशन लेते हैं। वीटी ग्राफ में टाइम हमारा एक्स एक्सिस पे और वेलोसिटी होती है वाई एक्सिस पे। अगर हम यहाँ पे एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दें दोनों में ही, तो मैं कहती हूँ ये वाला जो मेरा ग्राफ है दैट इज फॉर द पोजीशन ऑफ रेस्ट। मतलब कोई गाड़ी है, वो गाड़ी को मैंने 9 बजे देखा, 9 बजे इसकी पोजीशन ये थी, मैंने 10 बजे देखा ये पोजीशन है, मैंने 11 बजे देखा इसकी ये पोजीशन है, 12 बजे देखा अभी भी इसकी यही पोजीशन है। तो मतलब ये अपनी पोजीशन, इधर ये अपनी पोजीशन से क्या हो रहा है, हिल ही नहीं रहा। एक यहाँ पे हमने कहा पेड़ के नीचे खड़ी है गाड़ी, 10 बजे भी, 9 बजे भी, 11 बजे भी, 12 बजे भी, इसकी पोजीशन बदल ही नहीं रही, पोजीशन कैसी है, सेम टू सेम है। तो ये पैरेलल टू एक्स एक्सिस हमारे पास यहाँ एक ग्राफ आता है और उसे हम कहते हैं रेस्ट की पोजीशन का ग्राफ। दूसरा वाला ग्राफ देखते हैं। 9 बजे आपके फ्रेंड की गाड़ी की स्पीड 40 किलोमीटर थी, 10 बजे भी 40 है, 10:15 पे भी 40 है, 10:20 पे भी 40 है। तो हमारे पास में यहाँ पे पैरेलल टू एक्स एक्सिस एक ग्राफ आ गया एंड दिस इज फॉर द कांस्टेंट वेलोसिटी। तो देखो यहाँ पे आपको दो एकदम एग्जैक्टली हमने यहाँ पे ग्राफ बनाए पैरेलल टू एक्स एक्सिस, लेकिन एक है रेस्ट की पोजीशन के लिए, दूसरा है कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए। तो ये बात हमें कब पता चलेगी, जब हम ये कोऑर्डिनेट्स जो है एक्स कोऑर्डिनेट और हमारा वाई कोऑर्डिनेट, इनको जब हम एक्यूरेटली लेंगे तो ही हम हमारे ग्राफ को बहुत अच्छे से कन्वे कर पाएंगे कि हम यहाँ क्या बताना चाह रहे हैं। तो इसलिए एक्स टी और वी टी जो मैंने बोला उसका यू हैव टू टेक केयर वाइल ड्रॉइंग द ग्राफ्स। यूनिफॉर्म मोशन के लिए हमारे पास में जो ग्राफ होता है वो एक स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म जहां पे भी आए ना, यूनिफॉर्म जहां भी आए आपको क्या करना है, यू हैव टू सिंपली ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म के लिए स्ट्रेट लाइन ही होगी। अगर यूनिफॉर्म मोशन है तो आप एक्स और टी लिख दो, अगर यूनिफॉर्म एक्सलरेशन है तो आप वी और टी लिख दो यहाँ पे, तो वो यूनिफॉर्म एक्सलरेशन बता देगा। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में मोशन में क्या होगा, कर्व्ड लाइन आएगी। नॉन यूनिफॉर्म एक्सलरेशन में क्या आएगा, अगेन यू हैव द कर्व्ड लाइन। तो इस तरह से ग्राफ बन गया। उसके बाद में हमारे पास में है पॉजिटिव एक्सलरेशन, नेगेटिव एक्सलरेशन एंड जीरो एक्सलरेशन। एक्सटी ग्राफ की बात कर रही हूं मैं। अगर मैं एक्सटी ग्राफ बनाती हूँ पॉजिटिव एक्सलरेशन के लिए तो कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। अगर नेगेटिव ग्राफ बनाते हैं हम एक्सटी के लिए तो ये कुछ ऐसा बनेगा। अगर जीरो का ग्राफ बनाते हैं तो ये कुछ ऐसा बनता है। तो this is how we get the positive acceleration, this is positive acceleration, this is negative acceleration and this one is zero acceleration। ये ग्राफ बन गया। इस ग्राफ के बाद में अब हमारे पास में नया ग्राफ कौन सा है, अगर हमने वेलोसिटी और टाइम मतलब यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सेलरेशन,
यूनिफॉर्म मतलब स्ट्रेट आएगा, ठीक है, यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सलरेशन आप ऐसे दिखाओगे, दिस विल बी द यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सलरेशन। अगर हम नेगेटिव एक्सलरेशन दिखाते हैं तो यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सलरेशन कुछ ऐसे रिटार्डेशन, ये ऐसे दिखाई देगा। अगर हम जीरो एक्सलरेशन दिखाते हैं तो वो आपके पास में एक स्ट्रेट लाइन आए, ठीक। ये कुछ ग्राफ्स हो गए। अब इन ग्राफ के बाद में हम और ग्राफ्स देखते हैं। अभी देखो हमने किस किस का किया, हमने यूनिफॉर्म मोशन का कर लिया, दिस इज यूनिफॉर्म मोशन। हमने नॉन यूनिफॉर्म मोशन का कर लिया, हमने रेस्ट की पोजीशन के लिए ग्राफ देख लिया, उसके बाद में हमने यूनिफॉर्म एक्सलरेशन देख लिया, हमने यहाँ पे पॉजिटिव एक्सलरेशन देखा, हमने नेगेटिव एक्सलरेशन देखा, हमने जीरो एक्सलरेशन देखा, देन हमने कांस्टेंट वेलोसिटी देखी, ठीक है। हम पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सलरेशन यहाँ पे देख रहे हैं, पॉजिटिव यूनिफॉर्म एक्सलरेशन। हम पॉजिटिव नेगेटिव यूनिफॉर्म एक्सलरेशन यहाँ पे देख रहे हैं। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी अभी तक ये ग्राफ्स हमने देख लिए। इसके अलावा कोई ग्राफ कैसा हो सकता है, अगर जो एक्सलरेशन है वो पॉजिटिव है और पॉजिटिव डायरेक्शन में है तो कुछ इस तरह से आ जाएगा। अगर हमने कहा कोई चीज पॉजिटिव चल रही है टाइम t1 तक, उसके बाद में वो क्या कर रहा है, अपना डायरेक्शन बदल के नेगेटिव में जा रहा है, तो हम कुछ इस तरह का ग्राफ, अभी जब मैं एनसीईआरटी आप लोगों को रिवाइज करवाऊंगी एनसीईआरटी से, तो ग्राफ्स को थोड़ा सा और अच्छे तरीके से हम देख लेंगे। अभी तक मोस्टली जितने ग्राफ हमारे एनसीईआरटी में यूज हुए हैं वो हम बात कर चुके हैं। बाकी जो भी ग्राफ है वो हम एनसीईआरटी से कर लेंगे, जितने भी बच रहे हैं वहां पे एक दो बच रहे हैं, ज़्यादा नहीं है, लेकिन जब एनसीईआरटी से करेंगे तो वो बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, तो उसको हम एनसीईआरटी के रिवीजन के टाइम में उन दो ग्राफ्स को कर लेंगे। अब हमारे पास में आती है, चलो यहाँ पे एक बात और मैं बता देती हूँ आपको, जब भी हम ग्राफ ड्रॉ करते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ किया, तो ये ग्राफ आया, तो ये जो एरिया यहाँ पे हमें मिलता है, दिस एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। आपको ये चीज ध्यान रखनी है, अगर आप वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ ड्रॉ करते हैं और जो एरिया आपको मिलता है दैट एरिया रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। इसकी हेल्प से हम क्या करेंगे, वी विल फाइंड आउट द काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। पहले मैं आपको एक ऐसा मेथड बता देती हूँ जिससे मैं काइनेमेटिक इक्वेशंस को यूज करती हूँ, डिराइव करती हूँ, और वो बहुत आराम से हो जाता है, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं लगती। फिर हम ग्राफिकल मेथड का यूज़ करेंगे, देन हम वो कैलकुलस मेथड यूज़ करेंगे जो हमारे एनसीईआरटी में दिया हुआ है। तो इन शॉर्ट हम यहाँ पे 3 मेथड्स यूज़ करेंगे काइनेमेटिक इक्वेशंस को डिराइव करने के लिए। दो एनसीईआरटी में दिए हुए हैं, एक मैं आपको मेरी तरफ से बता रही हूँ। देखिए पहले हमें काइनेमेटिक इक्वेशंस हमारी कौन कौन सी है, we have the kinematic equations of motion। हमारे पास में there are 3 equations of motion। पहला है v is equals to u plus at, this is the first equation, ठीक है। दूसरी है हमारे पास में s is equals to ut plus half at square, this is the second equation। then we have 2as is equals to v square minus u स्क्वायर, दिस इज द थर्ड इक्वेशन। ये हमारे पास में तीसरी इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे जो v है, दिस v इज फाइनल वेलोसिटी, u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सलरेशन, s इज डिस्प्लेसमेंट, एंड t स्टैंड्स फॉर टाइम, T स्टैंड्स फॉर टाइम। ये हमारे पास में गिवन 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन है। अब इन तीनों को डिराइव करना है। जो पहली वाली इक्वेशन है दैट इज वेरी इजी टू डिराइव, बहुत इजीली डिराइव हो जाती है। एक्सलरेशन का फॉर्मूला है v माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सलरेशन का फॉर्मूला है। हमें क्या करना है, सिंपली इस t को यहाँ ले जाओ,
दिस विल बी 80 इज इक्वल्स टू v माइनस u. इस u को इधर ले आओ, 80 प्लस u इज इक्वल्स टू v. तो ये हमारे पास में क्या हो जाएगी, दिस विल बी रीअरेंज करने पे v इज इक्वल्स टू u प्लस 80. आ गई हमारे पास में इक्वेशन नंबर 1. डन. तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई हमारी. अब हम बात करते हैं दूसरी इक्वेशन की. दूसरी इक्वेशन कौन सी है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. इसके लिए हम लेंगे वेलोसिटी. वेलोसिटी होती है dx अपॉन dt. ये होता है हमारा वेलोसिटी इज इक्वल्स टू dx अपॉन dt. या फिर हम इसको लिख सकते हैं ds अपॉन dt. ये जो x है वो डिस्प्लेसमेंट है. मैंने आपको बहुत स्टार्टिंग में जो वेलोसिटी बताया था तभी बता दिया था, ds अपॉन dt भी ले सकते हैं. अब हमने क्या लिया, हमने ले लिया v इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt. जो v है उसकी जगह हम इक्वेशन 1 से लिखेंगे u प्लस ए टी, और इस t को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा dt विच इज इक्वल्स टू ds. अब अगर हम इसे इंटीग्रेट करते हैं तो इंटीग्रेट करने पे इस तरह से इंटीग्रेशन होगा. ये हो जाएगा u डॉट dt का इंटीग्रेशन प्लस ए टी डॉट dt का इंटीग्रेशन, और ds का इंटीग्रेशन किसके बराबर हो गया, s के बराबर हो गया. डन. अब हम क्या कर रहे हैं, इनको जब यहाँ पे इंटीग्रेट करेंगे तो ये हमें क्या दे देगा, ये हमें दे देगा ut प्लस ये t का इंटीग्रेशन होगा t स्क्वायर बाय 2, तो ये हो गया 80 स्क्वायर बाय 2 विच इज इक्वल्स टू s. और यही हमें चाहिए. जो सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या है हमारी, s इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ 80 स्क्वायर. दिस इज द इक्वेशन नंबर 2. देन अब बात आती है इक्वेशन नंबर 3 की. इक्वेशन नंबर 3 में हमें क्या करना है, इक्वेशन नंबर 3 में जो दूसरी वाली इक्वेशन है उसमें t की जगह हम क्या लिखेंगे, यहाँ से t की जगह आप लिख लो v माइनस यू अपॉन ए. बस इतना सा चेंज करना है. दूसरी इक्वेशन में t की वैल्यू रख दो v माइनस यू अपॉन ए, जो हम फर्स्ट इक्वेशन से ले रहे हैं. इसको रखने पे क्या आएगा, s इज इक्वल्स टू u, दिस इज v माइनस यू अपॉन ए प्लस 1/2 a v माइनस यू अपॉन ए का होल स्क्वायर. डन. अब इसे सॉल्व करते हैं. सॉल्व करने में आएगा u v माइनस यू स्क्वायर डिवाइड बाय ए प्लस 1/2. अगर मैं ऊपर वाले पे क्या लगा देती हूँ, आइडेंटिटी, a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर के. तो मेरा ऊपर वाला क्या हो जाएगा, v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर, ये हो गया. और नीचे आ गया a स्क्वायर ये, और ये एक a यहाँ पे हमारे पास में प्रेजेंट है. यहाँ पे जो ऊपर एक a है उससे ये एक a कट गया. अब देखो नीचे यहाँ a है, यहाँ पे भी a है, यहाँ 2b है. अगर मैं इसको और सॉल्व करने के लिए इसका एलसीएम लूँ तो एलसीएम लूंगी तो देखो a तो प्रेजेंट है, सिर्फ 2 से इसको मल्टीप्लाई करना है. तो हम यहाँ पे इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं. uv माइनस 2u स्क्वायर प्लस v स्क्वायर माइनस 2uv प्लस u स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू ए. ये आ गया हमारे पास. अब आप देखो ये प्लस का 2uv, ये माइनस का 2uv, ये v स्क्वायर है, हम इसको लिख लेते हैं v स्क्वायर. ये माइनस 2u स्क्वायर प्लस u स्क्वायर, तो माइनस 2 में से एक जाएगा तो दिस विल बी माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a. और ये किसके बराबर है, ये s के बराबर है. हम यहाँ पे लिख के चल रहे हैं कि ये डिस्प्लेसमेंट के बराबर है. अब इस 2a को इधर ले जाते हैं तो दिस विल बी v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as. एंड दिस इज योर थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन. आई होप क्लियर होगा सबको. तीनों इक्वेशंस को हमने बहुत इजीली यहाँ पे डिराइव कर लिया. पहला a इज इक्वल्स टू v माइनस यू अपॉन टी का फॉर्मूला, दूसरे में वेलोसिटी इज इक्वल्स टू ds अपॉन dt का फॉर्मूला, तीसरे में से दूसरी इक्वेशन में t की वैल्यू रखो, सॉल्व करो, आपके पास तीसरी इक्वेशन आ जाएगी. इट्स वेरी इजी.
अब हमें क्या करना है, अब हमें एक बार एनसीईआरटी से रिविजन करना है प्लस एनसीईआरटी के एग्जाम्पल्स करने हैं। तो वो अभी कर लेते हैं एनसीईआरटी के साथ ही। जो मेन टॉपिक्स है वो मैंने एक बार आपको बता दिए हैं, बाकी एनसीईआरटी में जो भी हमें दिखेंगे उनको हम तुरंत का तुरंत सॉल्व करते हुए जाएंगे। एनसीईआरटी हमारे पास में we are having here. So here we are having the NCERT book. देखो चैप्टर नंबर 2 मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन, यही पढ़ रहे हैं हम। अब इंट्रोडक्शन हो गया, रेक्टिलिनियर मोशन मैंने आपको बता दिया था, जो स्ट्रेट लाइन का मोशन है दैट इज नॉन एज रेक्टिलिनियर मोशन। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एंड स्पीड क्या होती है, जो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम के लिए होती है। यहाँ पे ये इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी का आपके पास में फॉर्मूला दे रखा है। ये जो ग्राफिकल मेथड मैंने आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था, किस तरह से कोई ग्राफ है और हम कैसे उसको देख सकते हैं। तो दिस इज इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। उसके बाद में है हमारे पास में नाउ देन वी हैव दिस एक्सलरेशन। एक्सलरेशन भी हमने कर लिया। एग्जाम्पल 2.1 अपन ऐसा करते हैं, एग्जाम्पल्स और जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं एक्सरसाइज वो एक साथ कर लेंगे, ताकि एक बार एक बहुत लंबा नहीं होगा। वैसे तो बहुत इजी से आराम से हो जाएंगे, कोई ऐसे टेंशन नहीं है, बट फिर भी एक अलग से वीडियो बना दूंगी मैं आपको, जिस ताकि कंफ्यूजन नहीं रहेगा। टेक्स्ट के क्वेश्चन भी हो, इन टेक्स्ट भी हो जाएंगे, एक्सरसाइज भी हो जाएगी, एक ही साथ हो जाएगा। डन। आगे हम चलते हैं, ये ग्राफ्स है। देखो ये पॉजिटिव एक्सलरेशन का कैसा ग्राफ है, ऐसा। सेकेंड, दिस इज द पॉजिटिव एक्सलरेशन, दिस इज नेगेटिव एक्सलरेशन, दिस इज जीरो एक्सलरेशन, और एक्स और टी के बीच में इस ग्राफ को ड्रॉ किया है। फिर हमारे पास में यहाँ पे ये 4 ग्राफ है, जो मैं कह रही थी ना कि जो एनसीईआरटी से करवाऊंगी वो ग्राफ है। ये वाला पहला वाला कौन सा है, पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिफॉर्म पॉजिटिव एक्सलरेशन। ये है हमारे पास पॉजिटिव डायरेक्शन में यूनिफॉर्म नेगेटिव एक्सलरेशन, रिटार्डेशन जिसे हम कहते हैं। ये वाला नेगेटिव डायरेक्शन में रिटार्डेशन, एक्सलरेशन भी नेगेटिव, डायरेक्शन भी नेगेटिव। इस वाले में क्या है, नेगेटिव एक्सलरेशन है पॉजिटिव डायरेक्शन में t1 टाइम तक, उसके बाद में नेगेटिव एक्सलरेशन है दूसरे नेगेटिव डायरेक्शन में। तो इसलिए यहाँ के बाद इसका ये जो डायरेक्शन है वो चेंज हो गया है। ये हमने किया। ये हमारे पास में कांस्टेंट वेलोसिटी के लिए एक ग्राफ जो दिया हुआ है। फिर है काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन। देखो काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन बहुत इजीली हम कर सकते हैं। इसके लिए हमने ये वाला ग्राफ पहले कंसीडर करना पड़ेगा। इसमें क्या किया गया है, इस ग्राफ में हमें बोला गया है कि एक हमने यहाँ पे y कोऑर्डिनेट पे वेलोसिटी ले रखा है, x कोऑर्डिनेट पे टाइम लिया है। कोई ऑब्जेक्ट को हम एक पॉजिटिव पॉइंट से किसी वेलोसिटी पे लेके जा रहे हैं, तो ये वाली अगर हम 0 से स्टार्ट करें तो दिस विल बी द इनिशियल वेलोसिटी, ये हमारे पास आ गई। उसके बाद दिस विल बी द फाइनल वेलोसिटी, तो हमने इसको लिख दिया यहाँ पे दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी हो गई। अगर मैं यहाँ पे इसको कुछ इस तरह से ज्वाइन करूँ, तो अगर ये मेरा टाइम है, दिस इज द टाइम पीरियड, तो ये टाइम पीरियड भी इसके बराबर ही होगा। अब ये रेक्टेंगल बन रहा है, ऊपर और नीचे का टाइम बराबर है, तो अगर ये इनिशियल वेलोसिटी है तो यहाँ तक ये भी इसकी इनिशियल वेलोसिटी u के बराबर हो जाएगी। पूरा का पूरा ये v है, ये u है, तो ये जो आधा वाला पार्ट है ये किसके बराबर हो जाएगा, v माइनस u के बराबर। तो ये हमारे पास हो गया v माइनस u। अब हमें क्या करना है, हमें काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को यहाँ पे डिराइव करना है। देखो जो पहली वाली इक्वेशन है वो तो बहुत ज़्यादा टफ नहीं है, a इज इक्वल्स टू वी माइनस यू अपॉन टी, और ये हमारे पास हो जाएगा at इज इक्वल्स टू वी माइनस यू इज इक्वल्स टू वी इज इक्वल्स टू यू प्लस at। रीअरेंज करेंगे, आपको यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 मिल गई बहुत आराम से। तो इसमें तो कुछ भी गड़बड़ नहीं है, वो तो आराम से हो गई। और यहीं से हम t की वैल्यू भी निकाल लेते हैं, वो किसके बराबर है, v माइनस यू अपॉन a के बराबर है। तो ये दो चीज़ें तो यहीं हो गई। अब हम बात करते हैं दूसरी वाली इक्वेशन की। दूसरी इक्वेशन में हमें क्या निकालना है, डिस्प्लेसमेंट। मैं जब आपको ग्राफ बता रही थी तो मैंने ग्राफ के टाइम में आपको बताया था कि अगर कोई वेलोसिटी और टाइम का ग्राफ है
तो ये वाला जो एरिया होता है दिस रिप्रेजेंट्स द डिस्प्लेसमेंट। ये एरिया किसको रिप्रेजेंट करता है? डिस्प्लेसमेंट को। तो इसका मतलब अगर मुझे ये ओ ए बी सी डी ओ, अगर मुझे ओ ए बी सी डी ओ, अगर मुझे ये एरिया मिल जाए, इसका मतलब ये एरिया किसके बराबर होगा? ये एरिया होगा डिस्प्लेसमेंट के बराबर। ये एरिया हमें कैसे मिल सकता है? एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल, अगर इन दोनों को ऐड कर दें तो हमें टोटल एरिया मिल जाएगा। तो मैं यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल्स टू लिख सकती हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों, ट्राइंगल का एरिया किसके बराबर होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट के बराबर होता है, प्लस रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ के बराबर। ये हमारे पास में फॉर्मूला है। अब देखिए S इज इक्वल्स टू 1/2 बेस। बेस कितना है हमारा? ट्राइंगल, ये वाला ट्राइंगल है हमारे पास में, इस ट्राइंगल को हम कंसीडर कर रहे हैं A B और C, ये वाला। तो बेस हमारे पास में है T, तो मैंने यहाँ T लिखा, इनटू हाइट। इस ट्राइंगल की हाइट किसके बराबर है? V माइनस U के बराबर है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया V माइनस U, प्लस लेंथ ऑफ रेक्टेंगल U, ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल T, तो ये हो गया U इंटू T। इतना हो गया। अब आप देखो ये जो हमारी इक्वेशन नंबर है यहाँ पे, ये इक्वेशन नंबर 1, इसमें V माइनस यू किसके बराबर है? 80 के बराबर है। तो क्या मैं यहाँ पे V माइनस यू की जगह 80 लिख सकती हूँ? इक्वेशन नंबर 1 से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे 1/2 T इंटू 80 प्लस UT। जब ऐसा किया तो S मेरे पास क्या आ गया? 1/2 80 स्क्वायर प्लस UT। अगर रीअरेंज करोगे तो S विल बी UT प्लस हाफ 80 स्क्वायर। इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई हम लोगों को, कोई दिक्कत नहीं है। इक्वेशन नंबर 2 में भी सारा सब क्लियर है। अब हमें क्या निकालनी है? नाउ वी हैव टू फाइंड आउट द इक्वेशन नंबर 3। अब देखो इक्वेशन नंबर 3 में आपको क्या करना है? बहुत ज़्यादा कुछ नहीं करना, बस आपको यहाँ पे वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है उसमें थोड़े से चेंजेस करने। अब ये वेलोसिटी के फॉर्मूले में थोड़े से चेंजेस हम कैसे कर सकते हैं, या फिर एक्सलरेशन के फॉर्मूले में चेंज कर सकते हैं हम यहाँ पे। दिस वन एक्सलरेशन का फॉर्मूला, इसमें हमने क्या किया है? इसमें देखो आपने क्या किया, आपने एक्सलरेशन लिखा dv/dt। अब आप क्या कर रहे हो? इसको dx से मल्टीप्लाई कर दिया, dx से डिवाइड कर दिया। अगर ऐसा किया तो मतलब यहाँ कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि dx और dx से मल्टीप्लाई और डिवाइड हम कर सकते हैं, कोई फर्क उसमें आएगा नहीं। अब इसको क्या करते हैं? थोड़ा सा रीअरेंज कर देते हैं। dv के नीचे हम dx को ले आते हैं और इस dx के नीचे हम dt को ले आते हैं। ऐसा कर दिया हमने, dx के नीचे dt को ले आए। ये जो dx/dt है, क्या ये वेलोसिटी के बराबर होता है क्या? यहाँ पे अगर मैं वेलोसिटी का फॉर्मूला लिखूं तो वेलोसिटी हम dx/dt लिख सकते हैं। तो हमने क्या किया, यहाँ पे जो ये एक्सलरेशन है इट इज इक्वल्स टू dv/dx इंटू वेलोसिटी, ऐसा लिख दिया। अब हम इसे थोड़ा और रीअरेंज करते हैं, इस dx को इधर ले जाते हैं, तो इट इज a.dx इज इक्वल्स टू dv इंटू v। कुछ इस तरह से हमने कर लिया। अब dv इंटू v, a इंटू dx, ये हमारे पास आ गया। अब आपको क्या करना है? अब आपको यहाँ पे इसको सिंपली आपको इसको क्या कर लेना है? इंटीग्रेट कर देना है। जब हम इंटीग्रेट करेंगे तो v डॉट dv ये किसके बराबर हो जाएगा? v²/2 के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारे पास में आ गया v²/2। अब इस पे लिमिट लगाई हमने u से v तक, तो ये हो गया v² माइनस u²/2 विच इज इक्वल्स टू a, और x की लिमिट भी हम x तक लगाएंगे, तो ऐसे ही लिख देते हैं इसे तो हम सिंपली। तो आपके पास में क्या आ जाएगा? इसमें क्या किया, ये है हमारे पास, तो इसको इंटीग्रेट किया, इसे इंटीग्रेट किया, तो ये आ गया a इंटू एक्स। ये जो x है इसको हम क्या कह सकते हैं? हम इसे s भी कह सकते हैं।
इसके अलावा dv डॉट v ये है तो ये आएगा v²/2। इसकी लिमिट हमने लगाई u से लेके v तक, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल वेलोसिटी तक। तो ये क्या आ गया, as इज इक्वल्स टू v² माइनस u² डिवाइड बाई 2। इसको इधर ले जाते हैं तो इट इज 2as इज इक्वल्स टू v² माइनस u²। तो ऐसे करके हम यहाँ पे ग्राफिकल मेथड से भी काइनेमेटिक इक्वेशंस ऑफ मोशन को फाइंड आउट कर सकते। ये एक दूसरा मेथड था जो हमने यहाँ पे ट्राई किया, देखा। अब एग्जाम्पल 2.2 कह रहा है आपको इक्वेशंस ऑफ मोशन को निकालना है, किससे, कैलकुलस के मेथड से। तो मतलब अब थर्ड मेथड यहाँ पे आ रहा है कि कैलकुलस। वैसे तो जो फर्स्ट वाला मैंने आपको बताया था वो भी कैलकुलस मेथड ही है, तो आप उससे भी बहुत इजीली निकाल सकते हो। तो यू कैन यूज द फर्स्ट मेथड, जो कैलकुलस के नाम पे हम बोल रहे हैं वो फर्स्ट मेथड है। बाकी यहाँ पे इस एग्जाम्पल में दिया हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास में है फ्री फॉल का कंडीशन। ये एक यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है फ्री फॉल, और फ्री फॉल में पूछा है कि ऑब्जेक्ट्स का मोशन कैसे होता है। तो मैं एक बार आपको फ्री फॉल का कॉन्सेप्ट ही बता देती हूँ ताकि हमारा ये जो, क्योंकि उस एग्जाम्पल में ऐसा कोई न्यूमेरिकल वैल्यूज नहीं है, उस एग्जाम्पल में फ्री फॉल का आपको कॉन्सेप्ट ही समझना है। फ्री फॉल के कॉन्सेप्ट को आप ऐसे समझिए, यहाँ पे एक बिल्डिंग है जिसके ऊपर ये शिनचैन खड़ा है, यहाँ पे दूसरी बिल्डिंग है, इसके ऊपर डोरेमोन खड़ा है, ठीक है, दो बिल्डिंग्स है। अब जो शिनचैन है उसके हाथ में है रॉक पेपर एंड सिजर, ठीक है। अब ये शिनचैन है, इसके हाथ में रॉक है, पेपर है और सिजर्स हैं। रॉक बिल्कुल अच्छे से मोटा सा पत्थर है, पेपर बिल्कुल बारीक सा हल्का सा है, और जो सिजर्स हैं वो प्लास्टिक की हल्की वाली जो होती हैं वो इसके पास में प्रेजेंट है। सेम टू सेम चीज जो ये हमारा डोरेमोन है उसके पास में भी प्रेजेंट है, रॉक पेपर एंड सिजर। अब जो पहला वाला केस है उसमें हम कहते हैं कि यहाँ पे कुछ एयर वगैरह प्रेजेंट है, हवा चल रही है। अब हमने शिनचैन से कहा, शिनचैन जैसे ही मैं 1 2 3 बोलूं तुम रॉक पेपर सिजर को नीचे गिरा देना बिल्डिंग से। तो शिनचैन को हमने बोला 1 2 3, इसके हाथ में थे रॉक पेपर सिजर, इसने नीचे गिरा दिए। जैसे ये नीचे गिराएगा जो रॉक होगी वो सबसे पहले जाके ग्राउंड को हिट करेगी, उसके बाद में जो प्लास्टिक की हमारी हल्की सी सिजर्स हैं वो यहाँ पे आ जाएंगी, और जो पेपर हमने लिया क्योंकि हवा भी चल रही है, बहुत हल्का सा पेपर है, तो वो क्या होगा, बहुत आराम आराम से ऐसे ऐसे डोलते डोलते यहाँ पे पेपर काफी लेट नीचे आएगा। ये हमारा एक डेली लाइफ का नॉर्मल केस हमने यहाँ पे डिस्कस किया, जो एग्जैक्टली होता है, मतलब सच में ऐसा ही होता है। अब हम चलते हैं डोरेमोन वाली बिल्डिंग पे। डोरेमोन वाली बिल्डिंग पे क्या है, यहाँ पे एक कंडीशन है। कंडीशन ऐसी है कि ये जो डोरेमोन की बिल्डिंग है ये कैसी है, ये यहाँ पे वैक्यूम क्रिएटेड है, मतलब यहाँ पे देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो एयर रेजिस्टेंस, देयर इज नो फ्रिक्शनल फोर्स। यहाँ पे क्या है, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटी की वजह से जो फोर्स लग रहा है ना, वही फोर्स यहाँ पे लग रहा है, इसके अलावा कोई और फोर्स यहाँ पे नहीं लग रहा। तो अगर हम एक ऐसी सिचुएशन इमेजिन करते हैं जिसमें बाकी सारे फोर्सेस को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, बाकी सारे फोर्सेस को हम इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ और सिर्फ ग्रेविटेशनल फोर्स की अगर हम बात करते हैं, तो वो कंडीशन हमारी कहलाती है फ्री फॉल की कंडीशन। मतलब ऑब्जेक्ट्स पे सिर्फ और सिर्फ एक फोर्स लग रहा है, और वो एक फोर्स कौन सा है, फोर्स ऑफ ग्रेविटी। इसके अलावा अगर कोई और फोर्स नहीं लग रहा तो वो कंडीशन कहलाती है फ्री फॉल की कंडीशन। अब हमने डोरेमोन से कहा, डोरेमोन 1 2 3 बोलेंगे, रॉक पेपर सिजर को तुम फेंक देना। डोरेमोन को बोला 1 2 3, उसने तीनों को एक साथ फेंका, और हमने देखा कि यहाँ पे रॉक पेपर और सिजर्स तीनों एक ही टाइम पे ग्राउंड को जाके हिट कर रही है। मतलब कोई मतलब नहीं है रॉक का क्या मास है, पेपर का क्या है, कुछ नहीं, तीनों के तीनों एक ही टाइम पे, एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पे नीचे आके गिरेंगे, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या कंडीशन है, सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है, बाकी कोई फोर्सेस यहाँ नहीं लग रहे। और जो ग्रेविटी का फोर्स है
उसमें हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की बात करते हैं, और ये जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट, इट डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। तो क्योंकि ये जो एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है ये डिपेंड ही नहीं कर रहा है, ये डिपेंड ही नहीं कर रहा कि ऑब्जेक्ट का मास क्या है क्या नहीं है, वो सिर्फ और सिर्फ प्लैनेट के मास पर डिपेंड करता है, प्लैनेट की रेडियस पर डिपेंड करता है। तो जब ऐसी वाली कंडीशन है इसका मतलब हमारा यहाँ पे सारे ऑब्जेक्ट्स कहाँ आएंगे, सेम टाइम पे नीचे आएंगे, एंड दिस कंडीशन इज नॉन एज फ्री फॉल कंडीशन। अब देखो फ्री फॉल के कंडीशन में हम एक्सलरेशन ए का यहाँ पे यूज नहीं करते, हम फ्री फॉल की कंडीशन में एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का यहाँ पे यूज करते हैं, क्योंकि एक ही फोर्स काम कर रहा है और उस फोर्स की वजह से जो एक्सलरेशन प्रोड्यूस हो रहा है उसे हम एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कहते हैं। तो फ्री फॉल की कंडीशन में क्या होगा, जो काइनेमेटिक इक्वेशंस होंगी वो हमारी कुछ इस तरह से चेंज हो जाती है, जहाँ पे हमने पहले एक्सलरेशन ए ले रखा था वहां पे अब हम लोग एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी जी का यूज करेंगे। जब भी न्यूमेरिकल्स हम सॉल्व करेंगे तो न्यूमेरिकल सॉल्व करते टाइम हम कुछ कंडीशंस को मान के चलते हैं, जैसे कि अगर कोई चीज रेस्ट से स्टार्ट हो रही है, कोई स्टेशनरी पोजीशन से स्टार्ट हो रही है, तो हम उसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 ले लेते हैं। अगर हमने किसी चीज को ऊपर फेंका और फेंकने के बाद में वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगी, उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी होगी, फिर वो नीचे आएगी ड्यू टू द एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो वहां पे उसकी फाइनल वेलोसिटी को हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, जो ऊपर चली गई है। तो ऐसे कुछ एजम्पशंस है जो हम जब भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो उस टाइम में मैं आपके साथ में और डिटेल में डिस्कस करूंगी। फ्री फॉल की कंडीशन के बाद में हमारे पास में यहाँ पे है स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ अ व्हीकल। स्टॉपिंग डिस्टेंस ऑफ ए व्हीकल से मतलब होता है जैसे ही आपने गाड़ी के ब्रेक दबाए, तो ऐसा नहीं होता कि आपने ब्रेक दबाया और गाड़ी रुक गई, मतलब ऐसा कभी नहीं होता। आप ब्रेक दबाते हो, उसके बाद में गाड़ी थोड़ा डिस्टेंस चलती है और फिर वो कंप्लीटली 0 वेलोसिटी पे आती है। तो जो ब्रेक लगाने के बाद में गाड़ी ने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है दैट इज नॉन एज द स्टॉपिंग डिस्टेंस, उसे हम स्टॉपिंग डिस्टेंस बोलते हैं। डन। देन देयर इज दिस गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर क्या कहता है, अगर हमने टाइम को 1-1 के इंटरवल में लिया है, 1 2 3 4 5 6 7 ऐसे, अगर टाइम हमने 1 के इंटरवल में लिया है तो जो डिस्टेंस कवर्ड आएगी वो ऑड नंबर्स में आती है, 1 3 5 7 9 ऐसे। तो दैट इज नॉन एज द गैलीलियोज ऑड नंबर का जो रूल है दैट इज दिस, ठीक है, गैलीलियोज लॉ ऑफ ऑड नंबर्स। टाइम अगर आप 1 के डिस्टेंस 1 के इंटरवल में लोगे तो जो डिस्टेंस ट्रैवल्ड का जो रेशियो आएगा वो कैसा आएगा, दैट रेशियो विल बी इन द ऑड नंबर्स। नेक्स्ट है हमारे पास में रिएक्शन टाइम। देखो रिएक्शन टाइम क्या होता है, आप गाड़ी चला रहे हो, गाड़ी चलाते चलाते एकदम से गाड़ी के सामने गाय आ गई, जैसे ही गाय आती है आप उसको देखते हो, देखने के बाद आपको लगता है अरे मुझे ब्रेक दबाने, फिर आप ब्रेक दबाते हो। तो जो आपने गाय को देखा, देख के सोचा और सोचने के बाद आपने ब्रेक दबाए, उसके बीच का जो ये टाइम था, जो रिएक्ट करने के, देख के और रिएक्ट करने से के बीच का जो टाइम था उसे हम रिएक्शन टाइम कहते हैं। और रिएक्शन टाइम के लिए हम एक एक्टिविटी भी करते हैं। उस एक्टिविटी में क्या किया जाता है, आप एक रूलर लेते हो, स्केल जो होती है बड़ी सी जिसके ऊपर सेंटीमीटर्स लिखे हुए रहते हैं, आप उस स्केल को कुछ इस तरह से अपने हाथ में ऐसे फिंगर और थंब के बीच में रख लेते हो और आप अपने फ्रेंड को ऐसे, मतलब इसको पकड़ना नहीं है, ऐसे रखना है और एक डिस्टेंस मेजर कर लो कि 5 सेंटीमीटर पे आपने रख रखा है। अब आपका दोस्त बोलेगा मैं 1 2 3 बोलूंगा और इसको छोड़ दूंगा, तुम पकड़ लेना। तो दोस्त ने बोला 1 2 3 और उसने इसको छोड़ दिया। अब आपने 5 पे हाथ रख रखा था, लेकिन उसके 3 बोलने के और आपके पकड़ने के बीच में जो टाइम है दैट इज रिएक्शन टाइम। और आप हमेशा देखोगे कि आप 5 पे पकड़ना चाहते थे, अगर आपका रिएक्शन टाइम 0 होता तो आप क्या करते, जैसे ही वो बोलता 1 2 3 वो छोड़ता, आप पकड़ लेते। लेकिन ऐसा नहीं होता, वो नीचे चली जाती है, फिर आप ऊपर से इसको पकड़ते।
तो दैट इज रिएक्शन टाइम। तो ये एक्टिविटी आप एक करके देख सकते हैं अपने घर पे। जो हमारे पास में स्टॉपिंग डिस्टेंस है उसका फॉर्मूला होता है d इज इक्वल्स टू -v²/2a, और रिएक्शन टाइम का जो फॉर्मूला है दैट इज 2d/g का रूट। दिस विल बी द फॉर्मूला फॉर द टाइम पीरियड। जो हमारा चैप्टर नंबर 2 है उसका थ्योरी हमने कंप्लीट कर लिया है, जो एग्जाम्पल्स में भी थ्योरी है वो भी हमने कंप्लीट कर ली है। बस 1-2 न्यूमेरिकल और एक्सरसाइज के क्वेश्चंस बच रहे हैं अपने, वो अपने को करने। तो वो बहुत, अगर आप एक बार ट्राई करना आपसे खुद से भी हो जाएंगे, नहीं होंगे तो फिर मैं नेक्स्ट वाले वीडियो में ये सारे के सारे क्वेश्चन सॉल्व करवा दूंगी। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच।